Good morning, everyone. As you all know, we are discussing the chapter Pastoralist in Modern World, and today's topic is pastoralism in Africa. Let us move to Africa, where over half of the world pastoral population lives. स्टूडेंट्स, अभी तक जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने डिस्कस किया इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में और उन नोमैडिक कम्युनिटीज़ के बारे में जो अलग अलग जगहों में रहती हैं एंड उनकी मूवमेंट के बारे में कि किस तरह की वो सीजनल मूवमेंट करती हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से कॉलोनियल गवर्नमेंट के आने पर ये जो पैस्टोरलिस्ट थे इनकी लाइफ में चेंजेस आए एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैस्टोरलिज्म इन अफ्रीका। अफ्रीका की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड की हाफ से ज़्यादा पेस्टोरल पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है। इवन टुडे ओवर 22 मिलियन अफ्रीकन्स डिपेंड ऑन सम फॉर्म ऑफ पेस्टोरल एक्टिविटी फॉर देयर लाइवलीहुड। और अगर हम आज की बात भी करें तो 22 मिलियन अफ्रीकन्स जो है आज भी पेस्टोरल एक्टिविटी पर डिपेंड करते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए। दे इंक्लूड कम्युनिटीज़ लाइक बेडोइंस, बर्बर्स, मसई, सोमाली, बोरान एंड तुर्काना। और जो कम्युनिटीज़ अफ्रीका की वो कम्युनिटीज़ जो पेस्टोरल वर्क करती हैं यानी कि जो पेस्टोरलिस्ट हैं वो हैं बेडोइंस, बर्बर्स, मसई, सोमाली, बोरान एंड तुर्कना। Most of them now live in semi-arid grassland and arid desert where rain-fed agriculture is difficult. और ये सभी कम्युनिटीज़ उन जगहों में रहती है जहाँ पर क्या है, सेमी एरिड ग्रासलैंड है या फिर डेजर्ट्स है और जहाँ पर एग्रीकल्चर करना पॉसिबल नहीं है, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है। दे रेज कैटल, कैमल्स, गोट, शीप्स एंड डोंकीज एंड दे सेल मिल्क, मीट, एनिमल स्किन एंड वूल। ये जो लोग हैं, ये जो कम्युनिटीज़ हैं वो कैटल्स को, कैमल्स को, गोट को, शीप को, डोंकीज़ को पालती हैं एंड उनका मिल्क, मीट, स्किन और वुल को बेचती हैं। सम ऑल्सो अर्न थ्रू ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। और कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी भी हैं जो ट्रेड और ट्रांसपोर्ट करके अपना लाइवलीहुड चलाती है। अदर्स कंबाइन पेस्टोरल एग्रीकल्चर एक्टिविटी विद एग्रीकल्चर। और कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी भी हैं जिन्होंने पेस्टोरल कम्युनिटी के संग पेस्टोरल कम्युनिटी ऐसी भी हैं जिन्होंने पेस्टोरल एक्टिविटी और एग्रीकल्चर को एक साथ मिला के वर्क करती हैं। स्टिल अदर डू अ वेराइटी ऑफ और जॉब्स टू सप्लीमेंट देयर मिग्री एंड अर्न सर्टेन अर्निंग्स फ्रॉम पेस्टोरलिज्म। और कुछ जो ट्राइब्स हैं वो क्या करती हैं, कुछ अलग अलग जॉब्स करती हैं जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकें। Like pastoralists in India, the lives of African pastoralists have changed dramatically over the colonial period and post-colonial periods. What have these changes been? अगर इंडिया की हम बात करें तो जैसे कॉलोनियल गवर्नमेंट के आने से यहाँ के पेस्टोरलिस्ट को अफेक्ट हुआ, उसी तरीके से अफ्रीकन पेस्टोरलिस्ट जो थे उनकी लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई जब वहाँ पर कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल गवर्नमेंट आई। मतलब जो पीरियड था उनके वहाँ पे कॉलोनियल गवर्नमेंट का, ठीक है, तो उनको भी इसी तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। वट हैव दीज चेंजेस बिन? अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि वो चेंजेस क्या थे जिनकी वजह से इनकी लाइफ क्या हुई, इफेक्ट हुई। वी विल डिस्कस सम ऑफ द चेंजेस बाय लुकिंग एट वन पेस्टोरल कम्युनिटी, मसाई। ठीक है, और अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो उन्हीं में से एक पेस्टोरल कम्युनिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो है मसाई, ठीक है, जो कि पेस्टोरलिस्ट थे, ठीक है। और कॉलोनियल गवर्नमेंट के आने से इन पर क्या क्या चेंजेस आए। द मसई कैटल हर्डर्स लिव प्राइमरली इन ईस्ट अफ्रीका। जो मसई कैटल हर्डर्स थे ये ईस्ट अफ्रीका में रहते थे। 3 लाख इन सदर्न केन्या एंड अनदर 1,50,000 इन तंजानिया। इनमें से जो 3 लाख लोग थे वो कहाँ रहते थे? 30 लाख जो लोग थे वो कहाँ रहते थे? केन्या में रहते थे। एंड 15 लाख जो लोग थे वो कहाँ रहते थे? तंजानिया में रहते थे। वी विल सी हाउ न्यू लॉज एंड रेगुलेशंस टुक अवे देयर लैंड एंड रेस्ट्रिक्टेड देयर मूवमेंट। और इसमें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से नए लॉज आने पर, नए रूल्स रेगुलेशन आने पर इन लोगों को उनके फॉरेस्ट से हटा दिया गया और उनकी मूवमेंट को क्या कर दिया गया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। दिस अफेक्टेड देयर लाइफ इन टर्म्स ऑफ ड्राउट एंड इवन रिशेप देयर सोशल रिलेशनशिप। इसकी वजह से जो इनका टाइम था जब वहाँ पे ड्राउट पड़ता था, ठीक है, वो भी क्या हुआ, इफेक्ट हुआ। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेयर हैव ग्रेजिंग लैंड्स गॉन, कि जो ग्रेजिंग लैंड्स थी वो कहाँ गई। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स द मसईज हैव फेस्ड इन कंटिन्यूस लॉस ऑफ देयर ग्रेजिंग लैंड्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मसईज के आगे आई वो थी उनकी ग्रेजिंग लैंड्स का छिनना। बिफोर colonial time, Masai stretched over a vast area from Kenya to the steppes of northern Tanzania.
ठीक है। अगर कॉलोनियल गवर्नमेंट से पहले की हम बात करें तो मसई की जो लैंड थी वो कहाँ से स्टार्ट होती थी, वो नॉर्थ केन्या से स्टार्ट होके नॉर्दर्न टंजानिया तक जाती थी। इन द लेट 19th century यूरोपियन इंपीरियल पावर्स स्क्रैम्बल्स फॉर टेरिटोरियल पोजीशंस इन अफ्रीका, स्लाइसिंग अप द रीजन इनटू डिफरेंट कॉलोनीज। और जब वहाँ पर लेट 19th सेंचुरी में यूरोपियन इंपीरियल पावर्स आई तो उन्होंने इनके जो एरियाज थे उनको कॉलोनीज में बांट दिया। इन 1885 मसाई लैंड वॉज कट इनटू हाफ विद इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन ब्रिटिश केन्या एंड जर्मन टंजानिया। और अगर 1885 की बात करें तो मसई की जो लैंड थी उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, एक ब्रिटिश केन्या में एंड दूसरी जर्मन टंजानिया में। Subsequently, the best grazing lands were gradually taken over for white settlement and Maasai were pushed into small area in South Kenya and North Tanzania. जो अच्छी ग्रेजिंग लैंड थी, जहाँ पर लैंड्स को जो लैंड्स थी जहाँ पे ग्रेजिंग की जाती थी उनको कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए वाइट सेटलमेंट के लिए रख दिया गया एंड जो मसई थे उन्हें स्मॉल एरिया दे दिया गया साउथ केन्या का और नॉर्थ तंजानिया का। द मसई लॉस्ट अबाउट 60% ऑफ देयर प्री कॉलोनियल लैंड। और जो मसई जो लोग थे, जो कम्युनिटी थी, उन्होंने 60% जो उनकी प्री कॉलोनियल लैंड थी उसे खो दिया। दे वर कन्फाइंड टू एन एरिड जोन विद अनसर्टेन रेनफॉल एंड पुअर पास्चर्स। और उनको ऐसी जगह दे दी गई जहाँ पे जो पास्चर्स थे वो कैसे थे, बहुत ही पुअर पास्चर्स थे एंड साथ ही साथ जो लैंड थी वो बहुत ज़्यादा एरिड थी, वहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती थी, तो वहाँ पे पास्चर्स का उगना भी क्या था, पॉसिबल नहीं था। From the late 19th century, the British colonial government in East Africa also encouraged local peasant communities to expand cultivation. अगर लेट 19th सेंचुरी की बात करें तो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी उन्होंने क्या करा, उन्होंने पीजेंट कम्युनिटीज़ को बोला कि तुम अपना कल्टिवेशन बढ़ा लो। एज कल्टिवेशन एक्सपेंडेड पास्चर लैंड्स वर टर्न इनटू कल्टिवेटेड फील्ड्स। और जैसे जैसे कल्टिवेशन बढ़ता रहा तो ये जो पास्चर लैंड्स थी इनको कल्टिवेटेड फील्ड्स में तब्दील यानी कि चेंज कर दिया गया। In pre-colonial times, the Maasai pastoralists had dominated their agriculture neighbor both economically and politically. अगर प्री कॉलोनियल टाइम की बात करें, यानी कि जो कॉलोनियल से पहले का जो पीरियड था उस टाइम की अगर हम बात करें तो जो मसई के पैस्टोरलिस्ट थे ये क्या करते थे, अपने एग्रीकल्चर जो नेबर्स थे उनको क्या करते थे, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली डोमिनेट किया करते थे। बाय द एंड ऑफ कॉलोनियल रूल द सिचुएशन हैव रिवर्स्ड। और जैसे ही कॉलोनियल रूल आया ये जो सिचुएशन थी वो क्या हो गई, रिवर्स हो गई और उनको अब सफ़र करना पड़ा। लार्ज एरियाज ऑफ ग्रेजिंग लैंड वर ऑल्सो टर्न इनटू गेम रिजर्व्स लाइक मसई मारा एंड सुम्बुरू नेशनल पार्क्स इन केन्या एंड सेरेंगेटी पार्क इन तंजानिया। और ये जो ग्रेजिंग लैंड थी इन्हें जो गेम रिजर्व्स हैं उनमें चेंज कर देगा, जैसे कि मसई मारा, सांबुरू नेशनल पार्क जो केन्या में है एंड सेरेंगेटी पार्क जो कि कहाँ है, तंजानिया में है। तो ग्रेजिंग लैंड्स को इन पार्क्स में कन्वर्ट कर दिया गया। Pastoralists were not allowed to enter these reserves. They could neither hunt animals nor graze their herds in these areas. और अब जो पैस्टोरलिस्ट थे उनको अलाउ नहीं किया गया कि वो इन रिजर्व्स में जा सकें और अपने एनिमल्स को हर्ट करा सकें, मतलब वहाँ पे उनको चरा सकें। Very often these reserves were in areas that have traditionally been regular grazing grounds for Maasai herds. और ये जो रिजर्व्स है ये उन्हीं एरियाज़ में थे जहाँ पर उनके रोज के रेगुलर ग्रेजिंग ग्राउंड्स थे मसई हर्ड्स के। The Serengeti National Park, for instance, was created over 14,760 किलोमीटर of Maasai grazing ground. जो सेरेंगेटी नेशनल पार्क था वो क्रिएट किया गया 14,760 किलोमीटर, मतलब जो ग्रेजिंग लैंड थी मसई की, ठीक है, उसी पे उस पार्क को बनाया गया। ओके। The loss of finest grazing land and water resources created pressure on the small area of the land that the Maasai was confirmed within. ठीक है। और ये जो लॉस हुआ ग्रेजिंग लैंड्स का, जो लॉस हुआ इनका जो ग्रेजिंग लैंड्स की वजह से और वाटर रिसोर्सेज की वजह से, उसकी वजह से जो जिस एरिया में इनको रखा गया इन पर प्रेशर क्रिएट हो गया है कि वो वहाँ पर कैसे रहें, क्योंकि वहाँ पर ना ही ग्रेजिंग लैंड्स थी, ना ही वहाँ पे एग्रीकल्चर सही से हो पाता था, मतलब कोई भी एक्टिविटी वहाँ पर सही से नहीं हो पाती थी। कंटिन्यूस ग्रेजिंग विद इन अ स्मॉल एरिया इनविटेबली मेंट अ
डिटोरिएशन ऑफ क्वालिटी ऑफ पास्चर। और अब जो कंटिन्यूस ग्रेजिंग वो करा रहे थे तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, वो जो वहाँ पे जो क्वालिटी थी पास्चर्स की वो दिन बर दिन ख़राब होती जा रही थी। फॉडर वॉज ऑलवेज इन शॉर्ट सप्लाई, और जो फॉडर वहाँ से उनको जो मिल रहा था, जो उनका यील्ड प्रोडक्शन जो हो रहा था बहुत कम क्वांटिटी में हो रहा था, क्योंकि जब तक वो तैयार हो रहा था तब तक जो कैटल्स है वो उसको खा जा रहे थे। तो जो क्वालिटी थी पास्चर्स की वो भी डिक्लाइन होती जा रही थी, एंड साथ ही साथ जो सप्लाई थी फॉडर की वो भी कम होती जा रही थी। फीडिंग द कैटल बिकेम अ परसिस्टेंट प्रॉब्लम, और अब कैटल्स को फीड कराना उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका था। ठीक है बेटा, इतना आपको क्लियर हो गया? ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।